नमस्कार। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी इंडियन फुटबॉल टीम बहुत ही जल्द मतलब 13 अक्टूबर से मर्डेगा कप में पार्टिसिपेट करने वाली है, जिसमें पहले भी करते रहे हैं। अब देखिए, मर्डेगा कप में और भी जो अदर टीम्स आ रही है, हम उनके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन उसमें एक टीम ऐसी है जो कि अपने आप में एक करिश्मा है कि कैसे वो सरवाइव कर रहे हैं फुटबॉल के क्षेत्र में, फुटबॉल में, और वो कंट्री है फलस्तीन। तो आप देख रहे हैं कि फलस्तीन में अक्सर आपने देखा है कि वहां पर जो एक वॉर जोन के अंडर रहती है वो कंट्री, इजराइल एंड फलस्तीन। और आप हमेशा देखते हैं कभी भी वहां से हमको खबरें भी मिल जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं आज भी वो हमसे फुटबॉल के मामले में थोड़े ऊपर है, उनकी रैंक भी ऊपर है। तो ये कैसे हो पा रहा है और कैसे सरवाइव कर रहे हैं और क्या दिक्कतें वहां पे आ रही है, और ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि कितनी भी कठिनाई हो, अगर जिसको निकलना है वो आगे निकल ही जाता है। ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं, जिसको आप हमारे इंडियन फुटबॉल से कनेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास तो ऐसी जैसी समस्याएं फलस्तीन के पास है वैसी हमारे पास तो नहीं है। हमारे पास वैसी समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी वी आर नॉट, है ना, उनके मुकाबले जिस तरह से हमको ग्रो होना चाहिए हम नहीं हो पा रहे। तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगा। देखिए, फलस्तीन टीम को थोड़ा सा जानते हैं। फलस्तीन की करंट रैंक की बात करें तो 97 रैंक पे, और हाईएस्ट रैंकिंग वो 73 रैंक पे गए थे एक बार 2018 के टाइम पे। और देखिए, वहां पे फुटबॉल की बात करें तो वहां पे फलस्तीन फुटबॉल एसोसिएशन जो है 1928 में बना लिया गया था, लेकिन उसको फीफा ने कभी भी अप्रूवल दिया नहीं था, एफिलिएशन दिया नहीं था। लेकिन काफी टाइम तक उन्होंने स्ट्रगल किया और फाइनली 1998 में फीफा ने उनको मेंबरशिप दी थी कि हाँ, अब आप हमारे टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और देखिए, 2010 तक फलस्तीन फुटबॉल की ऐसी हालत थी कि वो नेपाल से भी गोललेस ड्रॉ करते थे, आप सोच लो। और आज उनकी रैंक हमसे ऊपर चल रही है 97 नंबर पे। मतलब कि सोचिए, 2010 में वो गोललेस ड्रॉ कर रहे थे नेपाल जैसी कंट्री से, 2023 में आज हमसे ऊपर है, अच्छी अच्छी कंट्रीज से मैचेस खेल रहे हैं, है ना। तो ये इस लेवल पे उन्होंने 12-13 साल में पिछले, या अगर आप ये भी बोलें कि फीफा एफिलिएशन 1998 में मिला, उस हिसाब से भी काफी उन्होंने ग्रो कर लिया अपनी कंट्री में उतनी समस्याओं के बाद। अब देखिए, सबसे बड़ी समस्या वहां पे जो मानी जाती है और उसके बावजूद वो कैसे काम कर रहे हैं वहां पे, उसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वहां पर इजराइल और फलस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है, इसके कारण उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा, जिससे आपको थोड़ा एक मतलब समझ में आएंगे कि रियलिटी क्या है फलस्तीन फुटबॉल में। तो जैसे कि आपको पता है कि फलस्तीन जो है दो डिफरेंट पार्ट्स में, एक तो वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी जो है, जिसको गाजा स्ट्रिप बोलते हैं। तो ऐसे आपको पता है। तो अब देखिए, वहां पर ट्रेनिंग जो है वहां की फुटबॉल टीम, तो ट्रेनिंग में उनको काफी दिक्कतें होती है बिकॉज ऑफ इजराइल की वजह से। और देखिए, इजराइल जो है उनको एग्जिट वीजा भी नहीं देता है, जिस वजह से उनके प्लेयर्स, कई बार ऐसा हुआ कि वो ट्रेवल ही नहीं कर पाए, उनकी टीम्स ट्रेवल ही नहीं कर पाई। तो ऐसे टाइम पे वो ये भी करती कि जो उनके फॉरेन में जो उनके फलस्तीन ओरिजिन वाले जो प्लेयर्स होते हैं उनको टीम से खेलने के लिए बोलते, ताकि वो डायरेक्टली जहां पे भी मैच है वहां पर ही कैंप करके वहीं पे खेल पाए। ऐसा भी वो कर चुके हैं। और 2006 में उनको ट्रेवल नहीं करने दिया था इजराइल ने, इस वजह से उनके एफसी क्वालिफिकेशन के जो 2006 के मैचेस थे वो भी कैंसिल करने पड़े थे कुछ। और एक बार फलस्तीन के स्ट्राइकर थे जियाद अल कौड, उनको ट्रेवल नहीं करने दिया था और उनका घर भी तोड़ दिया गया था। और एक बार वहां पर इजराइल फोर्स ने कुछ ऑपरेशन चलाया था, जिसमें आगे 3 इंटरनेशनल फुटबॉलर्स है वो घायल भी हो गए थे। और सबसे बड़ी बात, अगर आप देखेंगे तो उनके प्लेयर थे जिनको इजराइल की फोर्स ने अरेस्ट कर लिया था 2009 में, और उन्होंने फिर वहां पर भूख हड़ताल पे चले गए थे वो प्लेयर। उसके बाद फीफा जो है वहां पर, फीफा जो है बीच बचाव में आई थी, और फीफा के प्रेशर के कारण 2012 में उस प्लेयर को उन्होंने छोड़ा था। और एक बार तो इतनी हद हो गई थी कि मराबा नाम के उनके एक प्लेयर है जो कतर में ट्रेनिंग कर रहे थे, तो इजराइल आर्मी ने उनको ट्रेनिंग से वापस आ रहे थे और बीच में उनको जो है अरेस्ट कर लिया था। ऐसा भी हो चुका है उनके प्लेयर्स के साथ। और ये भी उनके ऊपर एक्यूज लगाया गया है इजराइल के ऊपर कि उन्होंने जो है इजराइल के कुछ प्लेयर्स के ऊपर इंटेंशनली जो है उनके घुटनों में और पैरों पे गोली चलाई थी, जिसमें कि एक 19 ईयर्स ओल्ड एक प्लेयर भी थे फुटबॉलर, जिनके पैर में 10 बुलेट लगी थी। तो ये भी एक्यूज जो है इजराइल के ऊपर लग चुके फलस्तीन के द्वारा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि फलस्तीन कितनी समस्याओं से जूझ रहा है। अक्सर उनका जो वॉर जोन है, जिसकी वजह से कभी भी कुछ भी आता है, किसी प्लेयर को अरेस्ट कर लिया जाता है, कभी भी कोई इजराइल का ऑपरेशन हो जाता है, कभी भी हमले हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें वहां पर होती है। आम जनता को तो होती होती है, लेकिन वहां की फुटबॉल जो स्पोर्ट्स है उसके ऊपर भी फर्क पड़ता है। अब आपके दिमाग में यह आएगा कि जब इतनी दिक्कतें हैं तो वहां पर चीजें चल कैसे रही है फुटबॉल की, कैसे वो इतना मेंटेन कर पा रहे हैं। ये बिल्कुल एक सोचने की बात है कि कैसे मेंटेन कर रहे हैं आखिर। तो देखिए, वहां पर जैसे कि आपको पता है कि वो 2 डिफरेंट पार्ट्स में, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, 2 अलग अलग। तो देखिए, अब वहां पर क्या होता है कि वहां 2 डिफरेंट लीग्स होती है, दोनों जगह पे अलग अलग लीग्स होती है, लेकिन वो भी काफी स्ट्रगलिंग है, जिसके बारे में आपको बताने वाला हूं, जिसको सुनने के बाद आपके दिमाग में काफी ये चीजें आएगी कि यार फलस्तीन कैसे अपने फुटबॉलर्स के लिए काम कर रहा है। तो देखिए, जैसे कि आपको मैंने बताया कि यहाँ पर 2 डिफरेंट अलग अलग लीग है, एक जो गाजा पट्टी की प्रीमियर लीग अलग है
और वेस्ट बैंक की प्रीमियर लीग अलग है, और इन दोनों लीग्स के अपने अपने 3 डिफरेंट डिवीजन भी है। तो सोचिए कि उनके पास कितना फिर भी फुटबॉल का सिस्टम ऑलरेडी है, और इन दोनों प्रीमियर लीग्स में उनके पास टोटल 24 क्लब्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं। और मेंस लीग के अलावा उनके पास एक वुमेन्स लीग भी है, क्योंकि फिलिस्तीन में जो है वुमेन्स फुटबॉल भी काफी पॉपुलर है। और देखिए 2008 के पहले तक वहां पर जो लीग्स कराने में काफी दिक्कतें होती थी, है ना, पॉलिटिकल चीजों के कारण, कि कभी बंद करना पड़ रहा, कभी कुछ हो जा रहा, इस वजह से लीग कराने में काफी दिक्कत होती थी। लेकिन 2008 के बाद से वहां प्रॉपर तरीके से लीग हो रही है और कोई ज्यादा दिक्कतें वहां पर लीग कराने में नहीं हो रही है। तो ये एक अच्छी बात है फिलिस्तीन फुटबॉल के लिए। और देखिए उनके काफी प्लेयर्स जो है फॉरेन की लीग्स में खेलते हैं, जिसकी वजह से उनके जो प्लेयर्स का डेवलपमेंट है या ग्रोथ जो है वो अच्छे से हो पाती है, क्योंकि काफी प्लेयर्स उनके जो फॉरेन की लीग्स में खेलते हैं और बाकी के जितने भी बाकी वहां की जो उनकी लीग है उसमें खेलते हैं। और ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी उनके प्लेयर्स इजराइल में भी खेलते हैं, इजराइल की प्रीमियर लीग में भी खेलते हैं। मतलब इतना उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद भी फुटबॉल एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से दोनों कंट्री में कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा बहुत कनेक्शन है, अच्छा वाला, ठीक है, प्यार वाला कनेक्शन बचा हुआ है। ये थोड़ी अच्छी बात है। अब देखिए आपको आपके दिमाग में ये भी आएगा कि ये तो मेंस टीम या सीनियर के हिसाब से बातें हो गई, यूथ फुटबॉल के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, है ना, कि वहां से जो प्लेयर्स है, प्लेयर्स कैसे आगे मिल पा रहे हैं, उनको फ्यूचर के प्लेयर्स कैसे मिल पा रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे वहां पे जो क्लब्स है उनकी यूथ टीम्स भी हैं, तो यूथ टीम में कुछ प्लेयर्स खेलते हैं और उनके काफी प्लेयर्स जो है वो फॉरेन में खेलते हैं। मतलब उनके जो ओरिजिन के प्लेयर्स हैं वो फॉरेन में यूथ टीम्स में खेलते हैं, जिनको वो अपनी कंट्री की जो यूथ टीम्स होती है उसमें भी खिलाते हैं। तो इस तरह से उनका जो सिस्टम है इस तरीके से चल रहा है, क्योंकि वो बहुत प्रॉपर अच्छे से डेवलपमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब जैसे जो गाजा पट्टी वाले जो प्लेयर्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से चीजें मिल नहीं पाती है, और जो वेस्ट बैंक साइड रहते हैं उनको बहुत अच्छी चीजें मिल पाती है। तो इसके कारण भी प्लेयर्स को काफी समस्या होती है। अब इसके बाद आपके दिमाग में एक और बहुत तेज चीज चल रही है, मुझे बिल्कुल पता है, जो कि सैलरी, कि यार इतना वहां पे जब लड़ाइयां हो रही है तो फंडिंग की दिक्कत हो रही होगी, पैसों की दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि वहां पर काफी जो अनएम्प्लॉयमेंट भी है। तो अभी आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये प्लेयर्स फिर कमा कैसे रहे हैं, इनको पैसे कैसे मिल पा रहे हैं और कितने पैसे कमा रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा एवरेज बताऊंगा कि कितने पैसे तक वहां पे मिल जाते हैं फिलिस्तीन की फुटबॉल में। तो अब देखिए यहां पर भी 2 पार्ट बनते हैं, है ना, 2 डिफरेंट, क्योंकि आपको जैसे कि मैंने बताया कि 2 डिफरेंट लीग्स है उनके पास, गाजा की अलग, वेस्ट बैंक की अलग। तो गाजा में जो फुटबॉलर्स खेलते हैं कहीं ना कहीं उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। मैं आपको अगर थोड़ा पुराना आंकड़ा आपके सामने में रखता हूं, या अभी का भी मैं थोड़ा सा, क्योंकि कुछ वहां के प्लेयर्स ने अपना खुद का इंटरव्यू दिया हुआ है, स्टेटमेंट्स दी हुई है। तो देखिए 2015 के टाइम में गाजा की अगर आप बात करें तो गाजा में जो फुटबॉलर्स होते थे वो इतने कम कमाते थे पैसे, मतलब सैलरी भी नहीं होती थी, क्लब उनको बोनस की तरह पैसे देता था। तो साल भर के $2000 तक, तो आप समझ सकते हैं साल भर के $2000 मतलब कितना कम हो सकता है, उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके देख सकते हैं, बहुत कम होता है। तो ऐसा कुछ होता था। तो वहां के प्लेयर्स जो है कुछ दूसरा काम भी करते हैं, जैसे हमारे इंडियन फुटबॉल में कुछ टाइम पहले, आज से कई साल पहले, जो इंडियन प्लेयर्स करते थे कि खेल भी रहे और अपना कुछ काम भी करते थे जिससे उनका घर चलता था। तो सेम अभी गाजा में फुटबॉलर ऐसे ही करते हैं और करंट में भी करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा अभी वहां के कई फुटबॉलर्स ऐसे हैं जिनका अदर कुछ काम है और वो गाजा की जो लीग है उसमें भी खेलते हैं, ऐसे कई फुटबॉलर्स हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि जो गाजा में फुटबॉलर्स है वहां की जो लीग है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम उनको, लेकिन वहीं पर वेस्ट बैंक साइड अगर आप आते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं सही चीजें हैं, क्योंकि वहां पर एवरेज सैलरी जो एक फुटबॉलर अगर आप बोलेंगे जो वेस्ट बैंक लीग में खेलता है वो 12,000 एनुअली कमाता है, $12,000। तो अगर आप $12,000 को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 10 लाख के, ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए साल भर के वो कमा लेते हैं। एवरेज है ये, मतलब इतना कमा लेते हैं, और हाईएस्ट तो और ज्यादा अच्छा कमा सकते हैं। तो वेस्ट बैंक साइड के जो फुटबॉलर्स है या उनकी लीग में जो खेल रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि गाजा के जो फुटबॉलर्स है वो फिर वेस्ट बैंक साइड क्यों नहीं चले जाते। तो इसमें भी थोड़ी दिक्कत है कि गाजा के प्लेयर्स को जो है इजराइल कई वेस्ट बैंक साइड जाने नहीं देते। तो ये काफी दिक्कतें होती है वहां पर। इस वजह से फिलिस्तीन के फुटबॉलर्स अभी भी बहुत कुछ वहां पर जो है स्ट्रगल से जूझ रहे हैं फुटबॉल को लेकर, अपने करियर को लेकर। तो अभी भी है ना, वहां पर आप देख सकते हैं कि वेस्ट बैंक साइड के जो फुटबॉलर्स हैं उनके लिए तो काफी अच्छा है कि अपना फ्यूचर करियर के रूप में फुटबॉल को देख लेते हैं, लेकिन जो गाजा साइड रहते हैं वहां कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत है, क्योंकि वहां पर आपको पता है कि कितनी समस्याएं हो रही है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे फिलिस्तीन फुटबॉल सर्वाइव कर रहा है अपनी 2 लीग्स चलाकर, और फीफा भी इसके ऊपर उनको आगाह कर चुका है कि आपकी कंट्री में 2-2 लीग चलती है, लेकिन अब वो चीजें समझ चुका है कि कितनी दिक्कतें वहां पर है, कितना मुश्किल से कराया जा सकता है। तो इस तरीके से आपको मैंने बताया कि फिलिस्तीन फुटबॉल कैसे सर्वाइव कर रहा है, और हो सकता है कि हमारा फिलिस्तीन से मैच हो अभी मर्डेगा कप में, अगर हम मलेशिया से जीतते हैं उसके बाद क्या होता है वो आपको पता चल जाएगा। अब आप थोड़ा सा हमारा इंडियन फुटबॉल जो है थोड़ा इससे कनेक्ट करके देखिए कि जिस तरह की समस्याएं फिलिस्तीन में हो रही, क्या हमारी
हमारी कंट्री में इस तरह की समस्याएं, हमारी कंट्री में इस तरह की समस्याएं तो नहीं है, बस लोकल पॉलिटिकल जो एक है ना, उसके कारण हमारी फुटबॉल आगे नहीं बढ़ पा रही है। उनकी तो भाई फिर भी वॉर जोन है, उसके बावजूद इतना अच्छा वो मेंटेन कर रहे हैं, उनके प्लेयर्स फॉरेन में खेल रहे हैं, जिस तरह जैसे तैसे चला रहे हैं, लेकिन हम अभी भी है ना, हम अभी भी उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे। हालांकि अभी भी उन्होंने कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल नहीं किया है, लेकिन अभी उन्होंने 2 बार एएफसी एशियन कप जरूर खेला है, तो अभी भी एक बड़ा अचीवमेंट हासिल करना उनका बाकी है, लेकिन वो भी कर लेंगे। अगर जैसे तैसे उनका काम चलते रहेगा तो वो भी कर ही लेंगे। तो आपकी कमेंट्स में जानना चाहूंगा, जो भी आप कहना चाहें जरूर कमेंट में लिख के बताएगा। और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए और मर्डेका कप के लिए भी रेडी हो जाए, क्योंकि मर्डेका कप की आगे हम और बातें करने वाला, आपको बहुत ही रोचक जानकारियां मैं देने वाला हूं, तो जुड़े रहिएगा। और इसी तरह इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।